बीजेपी नेता की हत्या और कर्नाटक में बढ़ा तनाव। कर्नाटक में भाजपा युवा मोर्चा के एक 32 साल के नेता की हत्या ने पूरे प्रदेश की राजनीति हिलाकर रख दी है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की सरकार का आक्रामक तरीके से विरोध कर रहे हैं। युवा कार्यकर्ताओं में गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर इस्तीफा दिया है। प्रवीण नेतारू की हत्या दक्षिण कन्नड़ जिले बेल्लारे में 26 जुलाई को की गई। इस हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो चुका है। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने नेतारू के शोकाकुल परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। लेकिन फिर भी बेल्लारे और सुल्लिया में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं, काफी गुस्से में दिख रहे हैं। उन्होंने गुस्से में आकर कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष के वाहन को भी घेर लिया। स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ननिल कुमार कतील प्रवीण नेतारू के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच उनकी कार को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इन प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी के पहियों से हवा निकालने की कोशिश की, उसे पलटने तक की भी कोशिश की गई। सबको नेतारू की हत्या के पीछे शक है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, क्योंकि नेतारू ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की निंदा को लेकर एक पोस्ट किया था। नेतारू की हत्या को लेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप करने की अपील की है। करंदलाजे ने एक पत्र लिखकर अमित शाह से अपील की है कि नेतारू की हत्या में चरमपंथी गुटों और आतंकवादियों की संदिग्ध भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से जांच कराई जानी चाहिए। आज स्ट्रेट टॉक में हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों भड़का है कर्नाटक बीजेपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा। हमारे आज के सवाल हैं, कर्नाटक बीजेपी के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा क्यों भड़का है? युवा मोर्चा के नेता की हत्या क्या राजनीतिक साजिश है? प्रवीण नेतारू की हत्या क्या एक राजनीतिक साजिश है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्माई का विरोध क्यों कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता? बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस बात का इतना रोष है? क्या नेतारू की हत्या के पीछे PFI का हाथ हो सकता है? क्योंकि जिस बाइक पर सवार होकर हत्यारे आए थे उस बाइक का नंबर केरल का था। बीजेपी कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी की सदस्यता? बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की सदस्यता क्यों छोड़ रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या कर्नाटक सरकार बड़ी मुसीबत में आ चुकी है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद से कर्नाटक की सरकार बड़ी मुसीबत में आ चुकी है? हम हमारे दर्शकों से भी अपील करते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या पर आपका क्या कहना है? हमें संपर्क करिए, जरूर बताइए। आपके कुछ सवाल हैं तो उसे भी हमारे सामने रखिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सवालों का जवाब जरूर तलाशें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, राजनीतिक मामलों के जानकार है। प्रोफेसर खालिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, शुक्रिया, मेहरबानी। प्रोफेसर खालिद, राजनीतिक रूप से जो देखा जाए कर्नाटक में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है प्रवीण नेतारू की हत्या, और अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतना उग्र हो रहे हैं, इतने नाराज दिख रहे हैं। किस तरह से मौजूदा राजनीतिक स्थिति को कर्नाटक में आप देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि कर्नाटक में इलेक्शन में सिर्फ 10-11 महीने रहते हैं और इस समय पे इस तरह की घटना का होना जो है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके पॉलिटिकल मीनिंग्स तो निकाले जा सकते हैं। इससे पोलराइजेशन भी होगी और इससे कई तरह की उथल पुथल होगी जो वहां पर राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं कर्नाटक के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलूं। कर्नाटक जो है इस वक्त साउथ का गुजरात बनता जा रहा है, यानी कि हाईली जिसको कहते हैं प्रोवोकेटिव चीजें वहां पर हो रही हैं। कर्नाटक जो है
एक कम्युनलिज्म का टेम्पलेट बनता जा रहा है। मैं वहां की डेमोग्राफी के बारे में बताऊं, कर्नाटका में तकरीबन 84% हिंदू पॉपुलेशन है और 13% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है जी, और 1.87% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है जी, जिसका मतलब है कि ओवरवेलमिंगली हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है वहां। उसमें भी वो सारी कंट्रोवर्सीज जो किसी भी कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में क्रिएट की जा सकती हैं, वो वहां पर हो रही जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिजाब कंट्रोवर्सी है, वहां पर हुई और इस पर कितना बड़ा, देखो जितने भी ऐसे इश्यूज जिससे डिविसिव पॉलिटिक्स हो सकती है वो वहां पर हो रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी आप ले लीजिए, हलाल मीट का मुद्दा ले लीजिए, लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पे लगाए जाते हैं अजान के लिए, उसका मुद्दा ले लीजिए, लव जिहाद का मुद्दा ले लीजिए जी। और इस तरह से ये सारे मुद्दे जो है ये वहां पर सक्रिय एक्टिव है और पिछले तकरीबन 25 साल से वहां पर बहुत से आउटफिट ऐसे पैदा हो गए हैं, और कुछ नेशनल लेवल के, कुछ लोकल। मैं आपको बताता हूं कि विश्व हिंदू परिषद वहां तो ऑलरेडी उसका अच्छा खासा बेस है जी। इसके अलावा श्री राम सेने, बजरंग दल, राम सेने, हिंदू जन जागृति समिति, भारत रक्षा वेदिका, इस तरह की आउटफिट्स हैं और उनकी फर्दर आउटफिट्स बहुत सी बनती जा रही है। इसका मतलब है कि वहां की राजनीति का जो हिंदुत्व है जी, वो वहां की राजनीति का एक इम्पोर्टेंट अंग बनता जा रहा है। और उससे जब कोई भी ऐसा इशू उठता है उसमें पीएफआई का नाम भी आता है, उसमें एसडीपीआई का नाम भी आता है और उसमें इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी आता है जी। लेकिन इसकी वजह से क्या है, ना केवल वहां की राजनीति जो है वो कम्युनलाइज हुई है, इसके अलावा वहां पर राजनीतिक किलिंग्स भी हुई है। वो किलिंग जैसे मैं आपको बताता हूं कि इन दिनों में यानी पिछले कुछ सालों में जी कालबुर्गी की किलिंग वहां पे हुई, उस पे नाम जो है वो राइट विंग का आया। इसी तरह से गौरी लंकेश की एग्जांपल हम लेते हैं, उनकी किलिंग हुई और वहां पर जो था नाम आया राइट विंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। फिर बजरंग दल की एक कार्यकर्ता हर्षे की किलिंग हुई 2000 अभी ये रिसेंटली जी। बजरंग दल की, उस पर भी काफी ज्यादा वहां की राजनीति भड़की और इल्जाम लगाया कि वहां पर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। अब जिहादी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं? पीएफआई जो है वो केरला में भी एक्टिव है, वो कर्नाटका के कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में भी एक्टिव है। अभी जब हिलाल इसका हिजाब का मुद्दा जब चला था उस वक्त भी पीएफआई का नाम आगे आया था कि पीएफआई भड़का रही है वहां की लड़कियों को जी। तो ये किलिंग्स दोनों तरफ से हो रही है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट। जी बिल्कुल जी, आप बात पूरी करिए। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप बात पूरी कीजिए, फिर मेरा अगला सवाल इसी से निकल कर आ रहा है। जी, मैं ये कह रहा था कि ये किलिंग का सिलसिला नया नहीं है, पुराना है। बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस का राज था तो उस समय तकरीबन 22-23 किलिंग्स हुई हिंदू संगठनों की, कार्यकर्ताओं की। और इधर जो है काउंटर ये है कि जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं उनकी किलिंग जो है वो राइट विंग के लोग कर रहे हैं। ये एक काफी जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म का सिचुएशन बनती जा रही है। इसकी ही एक्सटेंशन है जो अब रिसेंटली वहां पर ये सारा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, यस आप अपनी बात कीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। जी, आप अपना सवाल रखिए, और क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का खालिद साहब, और उसके बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और दर्शकों से हमारी अपील है कि आप अगर
हमारे स्क्रीन को देख पा रहे हैं और इस पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कृपया हमें संपर्क करिए। और कर्नाटक में इस वक्त जो राजनीतिक तनाव बना हुआ है, बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, और क्या यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस सवाल पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या बात रखना चाहते हैं शो के दौरान, हमें फोन जरूर करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में हुए बीजेपी नेता की हत्या की, और ये हत्या क्यों की गई है ये जांच का विषय है। लेकिन इसके बाद, हत्या के बाद जो वहां पर हालात पैदा हुए हैं उस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ है राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद, ब्रेक पर जाने से पहले आपके साथ जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें केरला कनेक्शन भी जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रवीण नेतारू की जो हत्या है वो एक केरल का यूथ था मसूद बी, जिसकी जुलाई 21 को जो है हत्या कर दी गई थी। और साथ ही साथ नुपुर शर्मा विवाद से भी प्रवीण नेतारू की हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि केरल क्या यहाँ पर रोल है, केरल की भूमिका को क्यों जो है शक के दायरे में देखा जा रहा है। देखो नेहा जी, कर्नाटक की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर महाराष्ट्र से भी कनेक्शंस हैं और केरला से भी कनेक्शन हो सकते हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि ये एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, अगर केरला में पीएफआई काफी एक्टिव है और केरला में अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है जी, और केरला में भी कुछ ऐसे इंस्टांसेस होते रहते हैं, ये पॉलिटिकल किलिंग्स होती रहती हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, मारा, और वाइस वर्सा। इसी तरह से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी काफी एक्टिव है क्योंकि साउथ में अपना काफी ज्यादा प्रसार करना चाहती है बीजेपी, नॉर्थ को कंट्रोल करने के बाद। कर्नाटका जो है उसमें एक हब है, जैसे मैंने पहले कहा कर्नाटका साउथ का गुजरात है उनके लिए। उसको वहां पर उन्होंने अपना एक, जिसको कहते हैं बनाना है, एक लेबोरेटरी बनाना। उसके लिए जितने ये जो वहां का ना एक काफी नोन चेहरा है इसका श्रीराम सेना का, हिंदुत्व का समझो बड़ा रिकॉग्नाइज चेहरा है, प्रमोद मुतल्लिक, जो काफी कम्युनल पॉलिटिक्स में काफी आगे रहता है। उसके जितने भी बहुत ज्यादा कार्यकर्ता जो है महाराष्ट्र से आते हैं जी। इसी तरह से पीएफआई के कनेक्शन भी केरला में हो सकते हैं, लेकिन जहां तक इस इशू का सवाल है या इससे पहले जितने इश्यूज हैं जी, उसमें कोई ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसीलिए वहां पर ये डिमांड उठ रही है कि एफपीएफआई और एसडीपीआई के बारे में कानून बनाया जाए, इनको बैन किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले सीमी का बैन जो था जी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का बैन ऑल इंडिया लेवल पे किया गया। इसी तरह से अब यह है कि पीएफआई को बैन किया जाए, क्योंकि जो मुस्लिम यूथ पॉलिटिक्स है वो पीएफआई के इर्द गिर्द घूमती है, उनका ये मानना। लेकिन वहां पर नेहा जी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देखनी पड़ती जी। एक तो होती है कि समाज के अंदर कोई कम्युनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, उससे प्रेरित होकर के ये किलिंग्स जी। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर, यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो भी इस तरह के बयान देते रहे। मैं बताता हूं कि वहां के स्पीकर ने जी उसमें विधानसभा में कि मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं आरएसएस का एक वर्कर। वहां के एक मंत्री ने कहा कि भगवा झंडा ही आगे आने वाले दिनों में देश का झंडा बनने जा रहा है। इसी तरह से वहां के सीएम ने कहा कि बजरंग दल जो है उसका एग्रेसिव काम, उसकी सराहना। ये सारी चीजें का मतलब ये है कि स्टेट भी किसी तरह से इन्वॉल्व है इस राजनीति को, कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने में, कि उससे डिवीजन होगी, डिवीजन से वोटेज जो है वो मिलती है।
जी। और उसके कनेक्शन जो है वो चारों तरफ फैलते हैं। वो कनेक्शन जो है वो केरला में भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं और इर्द गिर्द के स्टेट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु कर्नाटक है। पहले ये था कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ज्यादा है, लेकिन अब नॉर्थ में भी ये चीज फैलती जा रही है कर्नाटक के अंदर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजों का प्रभाव जो है वहां की राजनीति पे पड़ रहा है। अब मैं एक चीज और बताऊं, कर्नाटक का जो बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसको हम कहते हैं जी, वो आईटी का हब है इंडिया का, जिसकी वजह से अब उसका प्रभाव ये पड़ने लगा है कि जो साथ के स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु है जी, तमिलनाडु ने कहा है कि आईटी इंडस्ट्री को कि आप इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कीजिए, हम आपको एक सेकुलर एटमॉस्फेयर देंगे। इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की इकोनॉमी को के ऊपर कल को इसका असर पड़ सकता है अगर ये चीज चलती जी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक जो है वहां पर अगर ये चीज होती है तो जो आईटी इंडस्ट्री है जिसका इस समय वो केंद्र बिंदु है वो काफी हद तक प्रभावित जो है हो सकता है। आपने आपने आईटी इंडस्ट्री की बात कही है, लेकिन जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में इस्तीफा दिया है वो बीजेपी के आईटी सेल से ही आते थे, आईटी सेल से ही आते थे। तो क्या आईटी सेल के जो बीजेपी के वर्कर्स थे उनको इस बात का शक था कि इस तरह की जो टेंशन है वो प्रदेश में बढ़ रही है और इसीलिए जब उनके नेता की हत्या की गई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा? देखो, मैं दोबारा दर्शकों को ये बात बता दूं कि वहां पर इलेक्शन नजदीक है। ऐसी सिचुएशन में और वहां पर जो सरकार इस समय बनी हुई है बीजेपी की, वो सरकार भी लोगों द्वारा नहीं बनी बल्कि खरीद फरोख्त से हुई थी। यानी बाद में वहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, बाद में मेजॉरिटी क्रिएट की गई एमएलए को हॉर्स ट्रेडिंग करने के बाद। अब ये है कि अगर इलेक्शन अब आता है और इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है जो वहां पर हो रही है तो वो बीजेपी के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता अगर वो ये महसूस करें कि जब सरकार वहां पर बीजेपी की है और हमारा इतना एक्टिव नेटवर्क है, इसके बावजूद हत्या हो रही है हमारे कार्यकर्ता की और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो एक रिजेंटमेंट का माहौल वहां पर बीजेपी के वर्कर्स के अंदर हो सकता है। और अगर ये पैदा होता है और ये वाइड स्प्रेड होता है तो उसका प्रभाव वहां की बीजेपी की पॉलिटिक्स के ऊपर होगा और आगे के इलेक्शन के ऊपर होगा। जिस तरह से बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री जो है वो माई, उन्होंने अपना जो 1 साल का जो कार्यक्रम था पूरा होने का, 1 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का, तो उन्होंने एक कार्यक्रम जो था इस खुशी में, जश्न में जो उन्होंने रखा था उसे रद्द कर दिया। फर्स्ट एनिवर्सरी का प्रोग्राम सीएम ने रद्द कर दिया। तो ये साफ दर्शा रहा है कि जो गुस्सा है उसे हल्के में नहीं ले रही है बीजेपी। नहीं, देखो, अगर ऐसा कार्यक्रम कोई होता है और ऐसी चार्ज एटमॉस्फेयर में जब आपके अपना वर्कर की किलिंग हो, अभी तक कोई पता ना चले कि किसने किया है, गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व जी। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कार्यक्रम करता है और उसका वहां पर हल्ला करते हैं लोग, तो वो प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसको रोकने के लिए और उसका प्रभाव से आगे जाएगा, उसको रोकने के लिए ही उन्होंने ये सोचा कि इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि हम उनको इतना मुआवजा देंगे, तकरीबन 25 लाख या कुछ। तो वो जो है वो इसीलिए है कि किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। लेकिन इस समय सिचुएशन कंट्रोल में आ नहीं रही है, क्योंकि इसलिए नहीं आ रही है, इसीलिए होम मिनिस्टर को, अमित शाह को और दूसरे लोगों को एनआईए की जो है जांच, इन चीज की डिमांड इसीलिए सब कुछ हो रहा है ताकि किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। अगर ये बढ़ता चला गया तो बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो आपको मैंने
बहुत से हिंदू संगठन बताए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी को छोड़ करके उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपना हिंदुत्व का कार्यक्रम चलाया है। बेशक वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करता हो, पहले भी बहुत से लोगों ने बीजेपी को छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि उनके अपने डिफरेंसेस थे। अगर ये चीज इस वक्त होती है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा, जो कि इलेक्शन आने वाले। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर प्रोफेसर खालिद, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से फिर से अनुरोध करती हूँ कि आपका कर्नाटक में बीजेपी की नेता की हत्या पर क्या कहना है, हमें संपर्क करके जरूर बताइए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब जो सीएम बोम्मई हैं, उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी प्रदेश में हालात सुधारने की, देशद्रोही गतिविधियों पर काबू पाने की और जो सांप्रदायिक तनाव है उसे कंट्रोल में लाने की, तो वो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का मॉडल प्रदेश में लागू करेंगे। ये योगी मॉडल क्या है, ये कृपया समझाएं हमें। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कम्युनल टेंशन को कम करना चाहते हैं तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा जी। किसी एक कम्युनिटी या किसी एक गुट के ऊपर अगर आप ज्यादती करना चाहते हैं तो वो डेमोक्रेसी के और लिबरल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। हम एक ऐसे प्रदेश, ऐसे देश हैं जिसमें रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब कुछ चलता है और चलना भी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ है, कोई भी व्यक्ति रूल से, कानून से ऊपर नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में अब अगर आप इस तरह की बुलडोजर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसको हम मोदी मॉडल कहते हैं। मोदी मॉडल क्या है? योगी मॉडल जी। योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल यही है, सॉरी, योगी मॉडल यही है कि आप बिना कानूनी चाराजोई के अपनी मर्जी से जिसका चाहो जाके घर गिरा दो, जिसको चाहो अरेस्ट कर लो, जिसको के ऊपर ये यूएपीए लगा दो और दूसरे वो लगा दो, ताकि कोई व्यक्ति बोल ना पाए। अब मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली जब नुपुर शर्मा के केस में वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा वायलेंस हुआ, एक व्यक्ति का घर जाकर के गिरा दिया, आपको भी पता होगा जी। इसी तरह से बहुत से अरेस्ट हुए, वहां से ऑलरेडी अरेस्टेड है वहां पर लोग, इवन साउथ के कई जर्नलिस्ट वहां पर अरेस्टेड है, और उसके बाद उनके ऊपर धाराएं लगाते चले जाओ। मैं आपको अभी योगी मॉडल की एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल है अभी जुबैर का केस। मोहम्मद जुबैर जो कि दिल्ली से अरेस्ट हुआ, और इसलिए अरेस्ट हुआ कि उसने 5 साल पहले का एक ट्वीट जो था उसको लेकर के उसका अरेस्ट हुआ। उसके बाद उसको यूपी पुलिस ले जाती है और उसके ऊपर डेली कोई ना कोई मुकदमा ठोकती है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। वो तो चलो जुबैर था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं पहुंच सकते, जेलों में सड़ रहे हैं। ये योगी मॉडल है। अगर ये योगी मॉडल आप करना चाहते हैं और इसके अगेंस्ट कोर्ट्स भी जा रहे हैं। खालिद, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उनका कॉल ले लिया जाए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो के दौरान। आप अपना कृपया नाम बताइए। नेहा जी नमस्कार, मेरा नाम भास्कर है और मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जी धन्यवाद, बहुत खुशी हुई जो आपको मुस्कुरा भी देती है और वेलकम भी करती है, तो थोड़ा एनकरेज आदमी ज्यादा हो जाता है कि चलिए हम अपने विचार रखते हैं। बिल्कुल सर। तो ये और बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये जो आप थोड़ा सा इस पे बोलते हैं, क्योंकि मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, हम बड़े समय से बोल रहे हैं जी। तो ऐसे था कि पहले था कि या तो हम बोलते थे, एंकर से बात करते थे, या आपके गेस्ट आ जाते थे। तो हमारा गेस्ट का और आप एंकर का आपस में वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता था। तो चाहे तो एंकर के और गेस्ट के साथ बोलते थे या व्यूअर के साथ बोलते थे। लेकिन अब जो आपने किया है कि ये जो एक ये नया लिंक खोल दिया है, ये बहुत अच्छा किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को बेहद खास बनाता है। और यही एक बार वो अवंतिका जी हुआ करती थी, वो जब शुरू करती थी तो वो बोलती ये थी कि हिंदी का खास तौर पर विशेष प्रोग्राम स्टेट लाइन, तो वो वाकई में तब तो मेरा तो कईयों ने लिया ये वैसे ही शुरुआत करती होंगी, बेहद खास बोलती है, लेकिन आपको लगता है कि ये सचमुच ही बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। जी जी, चलो समझ आ गई, चलो बोल दिया, चलो मुझे भी अच्छा लगा। और एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ जो मैं मिस नहीं करना चाहता, मैंने पहले एक दो दिन पहले बोला, लेकिन हमारे मित्र हैं जो आपके व्यूअर भी हैं, सतीश चंद्र जी, उन्होंने मुझे एक बार पहले भी मिस किया था कि मैं आ नहीं रहा को, मैं उनको अपना पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने सुना था, लेकिन उस टाइम वो प्रॉपर नहीं था। तो ये कहना उनको थैंक यू कहना, उनको कहना कि हम आपके साथ हैं, आपके आभारी हैं, बिल्कुल मैं उनसे कोई एतराज नहीं है, तो मुझे आई एम सॉरी कि मुझे कुछ दिन लगे हैं, पर ये ऐसा ही था सिस्टम की वजह से। पर वो ऐसे जिसकी वजह से दूरी हुई तो उसी दौरान ही वो पूछ रहे थे, तो फिर बीच में बोला नहीं जा सकता। बट एनीवे, अब मैं थोड़ा सा इस पे भी कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये जो कर्नाटका में हुआ है, अब उन्होंने जिसका भी जो भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने वो नुपुर शर्मा के फेवर में ही वो किया था कमेंट, और तब उनको ये हुआ है। और ये जो ऐसा बताया जा रहा है कि वो 3 लोग थे, वो मुंह पे कपड़ा बांध के आए और ऐसी जगह पर आके उन्होंने उसको मारा, और उसी और जो उसके बॉडी पर जो मिला, जो निशान बहुत ही दुख की बात, वही तलवार। हाँ जी, बहुत दुख की बात, बहुत खेद होता है जी। जी जी, एब्सोल्युटली। नहीं, मैं जहाँ आना चाहता हूँ नेहा जी, वो ये है कि ये एक मैं क्या बोल दूं इस पर भी, ये इनका ये स्टाइल है। फिर शरीफ बनते हैं, फिर ये अपना वो सेकुलरिज्म लाते हैं, और जब अपना ये कुछ करते हैं तो ये भाग निकलते हैं। तो वो एक जो चल रही है ना वो बात, इस तनाव को और बढ़ाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही जी। हाँ, और अब वो बीजेपी के जो लोग हैं भाई नेचुरली वो नाराज होंगे, वो और वो क्या करें, क्या वो ऐसे वो पत्थर फेंकने शुरू करते हैं, क्या वो घरों में बसों में आग लगा दें जैसे ये दूसरे लोग करते हैं। वो अपना रिजाइन कर रहे हैं, भाई हम नहीं करते कि जब तुम हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, बैकअप नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे किस लिए ये सब करें। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर ये दूसरे धर्मों की तरह हो नेहा जी, तो फिर दुकानें बंद हो जाए, वो सारा वो आपने और मैंने और लोग देख रहे हैं, तो उधर भी जाते हैं, हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ कि यहाँ कहा जा रहा है कि जी वो भाई जो विशेष धर्म के हैं, तो वो आईटी के वो स्पेशल है, सेकुलरिज्म है, नहीं तो वो आईटी वाले चले जाएंगे। चले नहीं जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि सेफ है और हमारी कम्युनिटी सेफ है, तो ये उल्टा ये बोलना और पब्लिसिटी करना, ये लोग भी आए, वो लोग भी बोले इनको समझे जी, तो वो भला होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी तरह से जी, और चाहे तो आप ये देखिए कि जो योगी मॉडल है, देखिए कितना, अब यूपी में देखिए कितनी शांति है, आगे से वो सब कुछ हो रहा है क्या। ये अब दूसरे भी जब एक नाम लेना ही कि क्या यहाँ वो योगी मॉडल आएगा या आना चाहिए, ये योगी जी की जीत बता रही है, वहां उनकी वर्किंग बता रही है कि लोग मिस करते हैं। ये सारे भारत में होना चाहिए, भारत का भला हो जाएगा, और ये जो दूसरे लोग भी रह रहे हैं उनका भी भला हो जाएगा। मैं कहता हूँ, क्योंकि जो उनकी मेंटेलिटी है, जो उन्होंने एक माइंड सेट है कि हमने गजवा हिंद कर देना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी उनको भी भला हो जाएगा। वो हम उनका पाकिस्तान में देख रहे हैं क्या हुआ, दूसरे देशों में देख रहे हैं कि ये जो अपने पर जब आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, वहां ये चल नहीं पा रहे हैं ये लोग। यहाँ तो यहाँ इतनी इनकी कोऑपरेशन है, इतनी सब कुछ साथ चल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सब अच्छा है, और उनको वो रास नहीं आ रहा है कि हम खुद जानते हैं या हम खुद चैन से रहने देंगे। जी, सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का होता है, और चाहे कितने भी जो विचार मतभेद हो, लेकिन सुरक्षा की बात जो है, हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसको सुरक्षित माहौल जो है सरकार दे, जिसमें विफल नजर आ रही है बीजेपी सरकार। मुकेश जी,
जी जी। और फिर देखिए ना, जब आप ये नहीं, हाँ यहाँ बड़ा अच्छा कि आपने ये पूछ लिया। अब देखिए, ये थोड़ी कि सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है कि हम कुछ कर नहीं रही है। कोई जादू का डंडा तो नहीं है ना, वो जरूर देख रहे होंगे। उनको खुशी थोड़ी है कि हमारे वर्कर मारे जाएं या इस तरह के ये लोग, इंटेलिजेंट लोग मारे जाएं और वो तमाशा देखें, वो तो नहीं है। अब वो जो भागते हैं, कावर्ड हैं, जब इतना ही तुम्हारे में वो है तो यार सामने आओ ना, क्यों भाग रहे हो? तुम कह रहे हो कि हुरे मिलेंगी, ये बोझा मैं क्या बोलूं, तो आओ यार, हुरे लो, जल्दी चलो, तेज। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, ये कुछ आतंकवादी तत्व भी हो सकते हैं। जांच का विषय है। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत करने के लिए स्ट्रेट टॉक में। लेकिन आपने बहुत जी असामाजिक तत्व कहाँ से, एक ही जगह से क्या आएंगे क्या? वो थोड़ा सा उससे भी बोलेंगे, सिर्फ एक क्लीन चिट कहीं से एक लूप गैप दे देना कि इनको सेफ रास्ते से जो करते हैं वो दूसरे हैं और दूसरे नहीं है। ये जो जहां से ये असामाजिक तत्व आ रही है, आ कहां से रहे हैं? चलिए आप मुझे वही बता दीजिए। वो तो नहीं हो रहा ना, वो एक है ना जो जिसको आप सब कह रहे हैं कि सब नहीं है, वो सब में से तो ये आ रहे हैं। बिल्कुल, इसका भी तो कुछ हल करिए ना। ये सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है मुकेश जी, सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो उस अपराध के पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो संगठन जुड़े हुए हैं, उनका जो खुलासा है वो एजेंसियों को करना होता है और जनता को हक है ये न्याय पाने का। जी बिल्कुल, ये करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे, एक स्टेप बाय स्टेप, तो ये बिल्कुल इसका हल होगा। मैं आपसे राजी हूँ इस मामले में। और थैंक यू जी। थोड़ा सा आप मेरे से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए कि जब मैंने ऐसे बोला, दिस इज व्हाट इट इज। उसमें हमें तो ये बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं हम पहुंचेंगे नहीं। अगर इस तरह से हम गोलमोल करते रहेंगे तो कुछ हल नहीं होगा। बिल्कुल, हल निकालना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी अपनी बात रखने के लिए। और आपने भी मुझे सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और व्यूअर्स का भी, और खालिद साहब जो बैठे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो प्रोफेसर खालिद, आपने सुना हमारे जो कॉलर है उनको कुछ जो संगठन है उन पर आपत्ति है और इनकी जांच जरूर की जानी चाहिए कि किस तरह की गतिविधियों में ये शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं प्रोफेसर, और ब्रेक के बाद फौरन लौटती हूँ और जो बात इन्होंने उठाई हमारे कॉलर ने उस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ आज के मेहमान जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। प्रोफेसर खालिद, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक कॉलर जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पीएफआई है, एसडीपीआई है, इस तरह के संगठनों का जो है जरूर इनकी जांच की जाए। हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, मैं देखती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्ट्रेट टॉक के बीच। धन्यवाद नेहा जी। आज बस मैं 1 मिनट लूंगा आपका। सबसे पहले तो मैं कहूंगा भास्कर जी आया नो, बड़ी खुशी हुई आज आपके कमेंट्स सुने बड़े दिनों के बाद, तो इसके लिए बड़ी बहुत अच्छा लगा कि भास्कर जी भी अब इस महफिल में हमारे साथ मिलेंगे। नेहा जी, आज के इस मुद्दे के बारे में जो कुछ आपके एक्सपर्ट कह रहे हैं बिल्कुल मुत्फिक है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। बस इनसे मेरी एक पर्सनल गुजारिश है, कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बस एक गुजारिश है कि क्योंकि अब देखिए अगले महीने 2 दिन बाद ही, इस वक्त आज भारत में 30 तारीख हो ही गई है, तो देखिए 2 दिन बाद ही हम अगस्त में आ रहे हैं, तो हम भारत का जो है वो 75वां जो है वो आजादी का जो है महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इस मौके पे खालिद साहब जाते जाते देश के नाम पे, लोगों के नाम पे सौहार्द का भी ना 2 लफ्ज जरूर कहते जाइए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपके कहे लफ्ज जो है उसकी उसमें एक वजन है। मैं एक आम नागरिक हूँ, चाहे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी आपका एक जो टाइटल है उसका उसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। मैं साफ लफ्जों में कहूँ, आपके कहे लफ्जों की जो है वजन है, तो इस वक्त आपके सौहार्द के 2 लफ्ज देश को एक तरह से देश सेवा हो जाएगी और सारी जनता के लिए एक तोहफा हो जाएगा। और नेहा जी, आपके बारे में जो कुछ उन्होंने हमारे मित्र ने बोल दी, आपकी प्रशंसा की, वो प्रशंसा मेरे को भी बहुत पहले करनी थी, लेकिन जी मैं थोड़ा मुद्दे के ऊपर ज्यादा जल्दी आ जाता था, तो आपकी प्रशंसा करना भूल जाता था, तो उसके लिए माफी। लेकिन यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आई थिंक द स्टाइल सूट्स एवरीवन ओवर हियर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिव द वे यू आर कंडक्टिंग दी प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत खुशी हुई आज रौनक
निकलेगी। तो खालिद साहब आप भी जाते जाते जी 2 प्यार के लफ्ज जरा सभी लोगों को बता दीजिए। भारत में जितने भी मजहबों के लोग हैं सबको एक प्यार का आशीर्वाद आप जाते जाते आज जरूर दे जाना जी, हमारे भारत के इस अमृत महोत्सव के मौके पे। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे कॉलर ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर खालिद, देखिए जो हमारे जो नागरिक वहां पर बैठे हैं बाहर विदेशों में, वो कितना सोचते हैं देश के बारे में कि देश में अमन चैन बहाल रहनी चाहिए। देश में हम अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75 वर्ष जो है हम मनाने जा रहे हैं, और ऐसे में आपसी सौहार्द की जो है दरकार इस वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पर महसूस की जा रही है। देखो नेहा जी, हमारा जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है, जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं पूरे दुनिया में, वो बैठे बाहर जरूर हैं, लेकिन उनकी कान जो है वो भारत में जो कुछ हो रहा है उसके दिल लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। मैं कहूंगी दिल लगा हुआ। मैं बहुत से नेहा जी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स करता हूं और वहां से मुझे जो फीडबैक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दूसरी जो इन्होंने बात कही वो बहुत अच्छी बात है। देखो, इंडिया जो है वो एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, अलग अलग कास्ट है, लैंग्वेजेस बोलते हैं, डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको एक गुलदस्ते के रूप में देखा जाए। जितने भी लोग देश में रहते हैं, कोई भी कहीं जाने वाला नहीं है, कोई भी किसी को भगा नहीं सकता यहां से। तो अगर हमें कुदरत ने एक जगह रहने का मौका दिया है, बिल्कुल, तो उसको हम सौहार्द से, उसको हम भाईचारे के साथ अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम ये सोचें कि यही गुलदस्ता जो है वो कांटों का ताज बना करके रखना है और उससे जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम देख रहे हैं, देखो उस वक्त जब हमें देश के विकास की बात करनी चाहिए, देश की जीडीपी की बात करनी चाहिए, देश के ट्रेड की बात करनी चाहिए, हम बात कम्युनलिज्म की कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज की लड़ाई की कर रहे हैं, ये अपने आप में ही बड़ा दुर्भाग्य है। हर कम्युनिटी को अपनी स्पेस देकर के चलना पड़ेगा और चलना चाहिए, और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरा अपना देश है ये, और इसके प्रति मेरा दायित्व भी उतना ही जितना आपका है, और हर व्यक्ति को संविधान और कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे कॉमन मैन है। अगर हम संविधान और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलते हैं, अगर हम देश को अपना देश समझ करके, देश को ये समझ करके हमारा सारा इकट्ठा देश है, इसके साथ मरना और इसके साथ जीना है, इसकी तरक्की मेरी तरक्की है, इसके बुराई मेरी बुराई है, तो ये देश जो है वो ठीक चल सकता है। और ये जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसमें हम अपना योगदान यही दे सकते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इकट्ठे रहें। कहना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा, और यही हमारी सबकी मंशा होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या ये इस चीज की भी जो है ये दरकार महसूस नहीं की जा रही है कि अगर अल्पसंख्यक वर्गों में इस तरह से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या देशभक्ति उनके भीतर किस स्तर की है, तो क्या कोई नेता उनके बीच से सामने आए और जब पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस का जो है 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उनकी तरफ से भी एक पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को तो मैसेज जाए ही, साथ ही साथ देश में एक ये मैसेज दिया जाए कि हम भी उतने ही बड़े देशभक्त हैं कि दूसरा वर्ग है। नहीं, वो देखो ऐसा है कि अगर कोई छुटपुट ऐसे लोग हैं जो देश के सौहार्द को बिगाड़ते हैं, वो दोनों कम्युनिटीज में हैं जी, दोनों कम्युनिटीज में हार्डलाइनर्स हैं। लेकिन हमारी ट्रेजेडी ये है, इवन मीडिया की ट्रेजेडी ये है कि जो हार्डलाइनर थोड़े से हैं उनको हम सुर्खियों में रखते हैं, जो एक वास्ट मेजॉरिटी है जो अच्छे से रहना चाहती है उनको हम बैकड्रॉप में डाल देते हैं। हमें उनको आगे लाना चाहिए जो लोग देश को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को हवा ज्यादा देनी चाहिए जो एक छोटी सी घटना के बाद पूरे देश का या पूरे स्टेट का माहौल खराब करते हैं। ये मीडिया की भी अपनी है। मैं आपको बताता हूं, इस समय जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में डिस्कशंस और अपना प्रोपेगेंडा चलाया है डिविजन पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने के लिए,
मीडिया उससे बच नहीं सकता। मीडिया क्योंकि हर जगह पर पहुंचता है, हर व्यक्ति तक पहुंचता है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसकी भी जिम्मेवारी उतनी ही है कि देश को इकट्ठा रखने और आगे बढ़ाने की बात करे, ताकि रोज शाम को वही मुद्दे, वही डिविजिव पॉलिटिक्स जो है लेकर के बैठ जाया करें। जी बिल्कुल, आपने मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसकी बात कही है, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कहा है कि मीडिया बहुत बड़ा जो है डेमोक्रेसी के लिए एक बड़े पिलर की तरह काम करता है। और मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये पूरी इस बात की अपनी तरफ से तसल्ली करती हूँ कि मेरा जो वो है, जो भी मुद्दा हो वो पूरा बैलेंस हो, संतुलन बना के रखूँ मैं। दोनों ही वर्गों की जो बात है वो दर्शकों के सामने पहुँचनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो मेरा जो अपना अनुभव है प्रोफेसर खालिद, वो ये है कि हमारे देश के भीतर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका कोई ऐसा बड़ा लीडर क्यों नहीं बन पाया जो अपने समुदाय की बात को, जो आप कह रहे हैं कि जो ज्यादातर संख्या है वो देशभक्ति को जो है प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, लेकिन कोई बड़ा नेता क्यों नहीं निकल पाया जब बात अल्पसंख्यक वर्ग की जाती है? मैं आपको बताऊं कि ये बहुत अच्छी बात है कि देश का कोई अल्पसंख्यकों ने अपना कोई सेपरेट लीडर नहीं बनाया, क्योंकि वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग ना बनाए तो अच्छा है। वो दूसरी पॉलिटिक्स, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी पॉलिटिक्स में ही अपने आप को स्ट्रीमलाइनिंग करें, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें उनकी पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का पार्ट बन करके रहेगी। अदरवाइज वो सिर्फ अपनी ही बात करते रहेंगे। मैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो है उसके अंदर जो एक तालमेल है, वो तालमेल राजनीतिक तालमेल भी है। अगर अल्पसंख्यक क्रिश्चियन अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें, मुस्लिम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लें, तो वो एक डिफरेंट किस्म का मैसेज होगा। हम जो कहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हैं और भाईचारे के साथ रहें, वो पॉलिटिक्स में भी भाईचारे के साथ रहें। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि जो अपने माइनॉरिटीज हैं उनको भी जगह दें अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, ये सही बात बच बैठो। बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही प्रोफेसर खालिद की। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का ये दायित्व बनता है कि वो हर वर्ग के जो प्रतिनिधि है उनको उतनी ही जो प्रायोरिटी दे, उनको उतना ही स्थान दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगी मैं प्रोफेसर खालिद, आपने जो सभी जो सवाल थे उसका पूरी जो है स्पष्टता जो हमें दी और हमारे दर्शकों को दी, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं आज के हमारे कॉलर्स का जो हमारे शो को पसंद कर रहे हैं, स्ट्रेट टॉक को पसंद कर रहे हैं, उसमें पूरी भागीदारी लेना चाहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी अपने स्ट्रेट टॉक के जरिए कि हम देश के अलग अलग जो मुद्दे जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, जो देश की तरक्की से सरोकार रखते हैं, जो देश की संप्रभुता से सरोकार रखते हैं और जो देश के भीतर सौहार्द की स्थिति बनाए रखने से सरोकार रखते हैं, इस तरह के मुद्दे हम दर्शकों के सामने लेकर आए। और आज के स्ट्रेट टॉक में इसी के साथ बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी और अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।